गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 17 और 18 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और देन इसके बाद कल से आपकी जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी जो कुछ समय से नहीं आ रही थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, वो अब कंटिन्यू आएगी। ओके, तो ये हम 17 और 18 का कंप्लीट कर रहे हैं। देन कल हम कंप्लीट करेंगे 19 और 20 अक्टूबर का। ओके, और उसके बाद आपकी वीडियो जैसे आती थी वैसे ही कंटिन्यू आएंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, और पीडीएफ के लिए तथा सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि मैडम हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जब आप बेल आइकन प्रेस करें तो ऑल पर क्लिक जरूर करें। ऑल पर आप क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में निम्न में से किसे विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर नामित किया गया है या एम्बेसडर बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा कॉन्स्टेंटिना डीटा। कॉन्स्टेंटिना डीटा ये रोमानिया की हैं, ओलंपिक विजेता 2008 की। कहाँ की हैं ये? रोमानिया की हैं, ओलंपिक विजेता 2008 ओलंपिक की। और इन्हें किसका एम्बेसडर बनाया गया है? विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। ईवा स्विटेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये पोलैंड की हैं, ठीक है, 19 वर्ष की है और इन्होंने हाल ही में कौन सा खिताब जीत लिया है? फ्रेंच ओपन वीमेन सिंगल खिताब जीत लिया है। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसने AICTE के साथ छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। किसने समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ओके, तो इन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ है उस समझौते के अनुसार जो माइक्रोसॉफ्ट है और जो AICTE है, इसके जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो एक अभियान है, कौन सा? ई लर्निंग। ओके, ई लर्निंग अभियान के तहत माइक्रोसॉफ्ट अपने 1500 से ज़्यादा जो मॉड्यूल प्रोग्राम हैं या कोर्सेज हैं उन्हें फ्री में अवेलेबल करवाएगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किस किस के मध्य हुआ है ये समझौता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर, ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबल स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये समझौता हुआ है माइक्रोसॉफ्ट और AICTE के मध्य। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नाडेला हैं। और बाकी कहाँ मिलेगा आपको? अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? तो राइट आंसर होगा बैंक ऑफ घाना को। सभी विश्व के जितने भी बैंक हैं उनके सभी देशों का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक, ठीक है, RBI जिसे हम बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। उसी तरीके से हर देश का अपना सेंट्रल बैंक होता है और इन सेंट्रल बैंक के द्वारा जो परफॉर्मेंस दी जाती है या इनके गवर्नरों के द्वारा जो अपनी ड्यूटी की जाती है, जो अपना काम किया जाता है, उसके बेस पर इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड गया है, किसे? सेंट्रल बैंक ऑफ घाना को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं मार्क कॉर्नी। मार्क कॉर्नी को ये अवार्ड दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नर अवार्ड 2020, मार्क कॉर्नी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से दोनों को याद रखेंगे। हाल ही में अक्कितम अच्युतम नंबूदरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर होगा साहित्य से इनका संबंध था। 2019 का इन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा के लेखक थे? तो ये मलयालम भाषा के लेखक थे। और इनके बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिटेल में है तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा है। जिन स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर लें। ओके,
हाँ, यहाँ पर हम जो अदर ऑप्शन देखते हैं तो अदर ऑप्शन को भी आप याद रखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? शेखर बसु, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कच्चीपुड़ी नृत्यांगना थी शोभा नायडू, कौन थी? शोभा नायडू, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कच्चीपुड़ी नृत्यांगना, क्या नाम है? शोभा नायडू। 2001 में शोभा नायडू को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और 1991 में 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। किसे? शोभा नायडू को। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर है असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो कौन थी? सैयदा अनवरा, ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप इन्हें याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन एपिकवैक कोरोना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा रूस। किसने दी है? रूस ने। आप लोगों को पता होगा, ये मैंने डिस्कस भी करा था कि रूस विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने कोरोना वैक्सीन बना ली है। हालांकि WHO ने उसे मंजूरी नहीं दी है, लेकिन रूस ने अपने देश में उसका ट्रायल किया और इसे बड़े स्तर पर सेना तथा डॉक्टरों को इसने इसका यूज भी किया है, ठीक है, सेना और डॉक्टरों के लिए। और ये भारत भी इस दवा को पहुंचाएगा, ठीक है। और पहली दवा का नाम क्या था? स्पुतनिक था, ठीक है। स्पुतनिक जो दवा थी उसका नाम था स्पुतनिक, ठीक है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। और दूसरी दवा कौन सा बना रहा है रूस? तो ये दे रहा है एपिकवैक कोरोना को मंजूरी दी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और आपको पता होगा भारत में भी 3 कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही हैं और संभावना है कि दिसंबर 2020 तक भारत अपनी खुद की क्या कर लेगा? कोरोना वैक्सीन डेवलप कर लेगा। और ये लगभग हम 30 करोड़ नागरिकों को प्रदान कर पाएंगे। 30 करोड़ में से हम लोग भी वही करेंगे कि पहले जो हमारे फाइटर हैं, कोरोना फाइटर्स, डॉक्टर्स, नर्स, ठीक है, और जो सेना के अधिकारी हैं, सुरक्षा बल है, उन्हें सुरक्षित करना, क्योंकि इन्हीं लोगों को इसकी अभी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा और आम जनता तक इसे पहुंचाया जाएगा। तो ये दूसरी वैक्सीन का नाम याद रखें आप, एपिकवैक कोरोना। किसने? रूस ने। अब हम रूस के बारे में देख लेते हैं। तो आप ये देखिए, वर्ल्ड मैप देख रहे हैं और यहाँ रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है? रशिया है। और ये है हमारा प्यारा भारत। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्कोवा है। करेंसी क्या है? रूबल है। राष्ट्रपति है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री अभी बने हैं मिखाइल मिशस्टिन। ड्यूमा किसे कहा जाता है? रूस की संसद को कहा जाता है। और डाइट किसकी संसद को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान की संसद को। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ किया था इसका परीक्षण? बेरेंट सागर में, ठीक है, यहाँ पर है ये बेरेंट सागर। इंदिरा अभ्यास भारत और रशिया के मध्य हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इंदिरा अभ्यास भारत और रशिया के मध्य हुआ है। कावकाज अभ्यास में भारत ने शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक युद्ध अभ्यास था जो रूस के साथ ही बहुत सारे देशों, इसमें लगभग 10 से 12 देश शामिल हुए थे। और इस अभ्यास में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हुआ था, ठीक है, जिसे रूस ने कंडक्ट किया था। और पाकिस्तान और चाइना के शामिल होने की वजह से ही भारत ने इस अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया था, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था, तो आप इसे याद रखेंगे। 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है रूस ने। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिक M सैटेलाइट लॉन्च किया था। अकादमिका लोमोनोसोव विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे क्या है? रूस ने स्थापित किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रूस से, आप इन्हें याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं की भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, इनके कार्यों की, इनकी ग्रामीण क्षेत्र में भूमिका की, कृषि में इनके योगदान की सराहना करने के लिए और लोगों को इससे जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? देखिए 2 दिवस होते हैं, एक होता है खाद्य सुरक्षा दिवस और एक होता है खाद्य दिवस। तो कंफ्यूज मत होना, हमने 16 अक्टूबर को क्या मनाया? विश्व खाद्य दिवस। और 7 जुलाई को क्या मनाते हैं? खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं, याद रखिएगा। तो ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाओ की स्थापना हुई थी। कब? 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? कुल 194 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम, इटली में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? फाओ का ये मिलेगा आपको रोम, इटली में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्यूडोंग की
क्यूडोंग्यो, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 1979 में इस दिवस को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्ताव रखा गया और इसे 16 अक्टूबर को जो खाद्य दिवस मनाया जा रहा है, ये कब से मनाना प्रारंभ हुआ? इस प्रस्ताव के पास होने के बाद 1981 से ये मनाया जा रहा है प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को। तो ये इंपॉर्टेंट थी, सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। आप लोगों का वो खाद्य दिवस है तो इससे एक और पॉइंट है आपको कनेक्ट करके याद रखना चाहिए। 2020 का नोबेल का पुरस्कार है, नोबेल कौन सा? शांति का प्राइज। ये किसे मिला है? ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये मिला है। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? रोम, इटली में है। 1961 में इस कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, यूएनओ के अंतर्गत है और ये विश्व के लगभग 9 मिलियन लोगों को प्रतिवर्ष भोजन मतलब प्रतिदिन भोजन की आपूर्ति करता है। और इसके इसी सराहनीय कार्यों के लिए कोविड-19 के दौरान इनकी जो भूमिका थी उसके लिए 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर के अभी तक के इम्पॉर्टेंट डे की। 1 अक्टूबर को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों का दिवस। थीम रही हमारी पैंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पोस्ट कार्ड डे और इसकी थीम क्या रखी गई नेशनल पोस्ट कार्ड डे की? ट्रेडिशन टॉयज ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कौन मनाता है? यूएनओ मनाता है। 2 से 8 अक्टूबर तक भारतीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। मुख्यालय मिलेगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व पशु दिवस ये 1925 से मनाया गया, 4 अक्टूबर को मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई थी? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। एक्सप्लोरिंग ह्यूमन और एनिमल रिलेशनशिप, ये आप याद रखेंगे। 5 अक्टूबर को मनाया विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, ठीक है, राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में। थीम क्या थी विश्व शिक्षक दिवस की? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग दी फ्यूचर्स। 5 अक्टूबर को ही हमने मनाया वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस और इसकी थीम क्या रखी गई? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और 2020 में हमने इसकी 88th स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, विश्व दृष्टि दिवस और इसकी थीम क्या थी? हॉप इनसाइड। 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और मानसिक स्वास्थ्य वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस। 10 अक्टूबर को ही मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो इसकी थीम थी वर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड्स, तो ये भी आप याद रखेंगे। 11 अक्टूबर को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और इसकी थीम थी माय वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। 12 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व आर्थराइटिस डे और इसकी थीम थी टाइम टू वर्क। 14 अक्टूबर को मनाया विश्व मानक दिवस और इसकी थीम रखी गई प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड, प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड। 15 अक्टूबर को मनाया अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इसकी थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन दी वैक ऑफ कोविड-19, ये भी आप याद रखेंगे। 15 अक्टूबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट या छात्र दिवस, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। ये जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसकी थीम क्या थी? लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन्हें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में स्थापित किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक और गुजरात सरकार के समझौते के मध्य जो समझौता हुआ है उसके अनुसार देश का सबसे बड़ा और दुनिया का भी सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम गुजरात की। तो ये देख रहे हैं आप मैप में लोकेशन गुजरात की। पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और यहाँ से इसकी सीमा लगती है समुद्र से तथा पाकिस्तान से। राजधानी है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत।
चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट कौन है? विक्रम नाथ हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020, एक्सपोर्ट्स प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो ये गुजरात रहा है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इंडेक्स, ये इसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये भी गुजरात रहा है। किसान सहाय योजना गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सी प्लेन सेवा पहली बार देश में गुजरात में प्रारंभ हुई है। सैनिटाइजिंग पैनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बना है। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्वेश्चन जीएस से है, जीके से है और ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में है। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में है। देश की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद जिले में स्थापित की गई है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, ये हमने लास्ट वीक ही पढ़ा था, गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। डायमंड सिटी सूरत एकमात्र शहर बना है देश का जिसने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। ठीक है, विश्व के टॉप 10 शहरों में। महिला मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना, ये दोनों ही गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है गुजरात का। आप सभी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आप लोग एक चीज जो याद रखेंगे, जो जिंक, हिंदुस्तान जिंक जो है, जो गुजरात में स्मेल्टर स्थापित कर रहा है, ये किस समूह की कंपनी है? हिंदुस्तान जिंक, ये कंपनी है वेदांता समूह की। किसकी है? वेदांता समूह की कंपनी, एक फर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, इसने गुजरात सरकार के साथ समझौता किया और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आपको बताया। नोबेल पुरस्कार 2020, ये मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं, डिटेल में हम इन्हें बहुत अच्छे से देख चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार वो सब कुछ, ठीक है। तो इस हेडिंग के साथ आपको ये करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ही प्राप्त हो जाएगा। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? 10 सितंबर 1901 को हुआ। चिकित्सा का किस किस को मिला है? या मेडिसिन का पुरस्कार चार्ल्स राइस, माइकल ह्यूटन और हॉर्बी अल्टर। केमिस्ट्री का मिला इन्हें हेपेटाइटिस सी की वायरस की खोज के लिए दिया गया है। एम्यूल कारपेंटिया और जेनिफर डोडना को मिला है केमिस्ट्री का। भौतिकी का मिला है या फिजिक्स का रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज। और मैं आप लोगों को एक काम देना चाहती हूँ, ये आप लोगों के लिए टास्क होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ नोबेल प्राइज वाले, फिर मैंने सिर्फ एक ही का बताया, ठीक है, कि हेपेटाइटिस वायरस जो सी था उसकी खोज के लिए मिला। मैं चाहती हूँ कि मैंने ये जो नोबेल प्राइज से बहुत ही अच्छे से और डेली और डीपली फॉलो करवाए थे आप लोगों को, तो मुझे लगता है कि जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उन्हें ये बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को याद हुआ है वो इसे पूरा डिटेल में कि किसको और क्यों दिया गया नोबेल प्राइज, ये डिटेल में आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, ये आप लोगों का टास्क है आज का, तो इस टास्क को कंप्लीट कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन करता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट विल्सन और पॉल आर मिलग्रॉम को दिया गया। शांति का दिया गया यूएनओ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। साहित्य का दिया है लुइस ग्लक को। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। पुरस्कार राशि 10 मिलियन क्रोना है, पहले 9 मिलियन क्रोना थी, अब बढ़ाकर 10 मिलियन कर दी गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा और जरूर अपने टास्क को पूरा कीजिएगा। हाल ही में भारत द्वारा निम्न में से किस देश को आईएनएस सिंधु घोष क्लास सबमरीन लीज पर दिए? देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये है म्यांमार को। किसको दिया है हमने? हमारे पड़ोसी देश म्यांमार को ये जो आईएनएस सिंधु घोष है ये दी गई है। क्यों दी गई है भाई? इसलिए दी गई है कि चाइना को हम काउंटर कर सके। चाइना हमारे पड़ोसियों की इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है, वो सक्षम भी है उस स्तर पर मदद करने में, जिससे हम पीछे रह जा रहे हैं। और हम हमारे आसपास हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें हम जिनकी हेल्प कर सकते हैं हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जो पड़ोसियों में दूरी है वो बढ़ती जा रही थी। तो इसी दूरी को कम करने के लिए और म्यांमार पर जो चाइना आर्थिक बोझ डाल रहा था उसे कम करने के लिए भारत लीज पर दे रहा है। ठीक है, 4 से 5 सालों के लिए इसे लीज पर दिया जा रहा है। ये कोई डिस्कस नहीं हुआ है, सरकार ने इसे क्लोज नहीं मतलब बताया नहीं है कि ये कितने समय के लिए दी जा रही है या कितने इसका चार्जेस लिया जा रहा है। ओके, ये वाली चीज़ अभी डिस्कस नहीं हुई है, बाहर नहीं आई है सरकार की तरफ से। तो आपको याद रखना है सिंधु क्लास सबमरीन लीज पर दी गई है, किसे? म्यांमार को
दी गई है। तो यहाँ से आप लोग जो म्यांमार से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। और जो ये INS है, जो सिंधु घोष है, ये किसके तहत दी गई है? ये दी गई है नेवल डिप्लोमेसी। क्या होती है नेवल डिप्लोमेसी? नेवल डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि जो नेवी की हमारी कूटनीति है, ठीक है, उसके तहत हम हमारी सबमरीन को क्या दे रहे हैं? लीज पर दे रहे हैं, ताकि हमारे पड़ोसियों से अच्छा संबंध बना रहे। तो ये INS सिंधु घोष से INS सिंधु वीर 9 किलो क्लास सबमरीन को लीज पर दिया जा रहा है। इसका नाम क्या है? INS सिंधु वीर 9 किलो क्लास सबमरीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए अलग से बता रही हूँ आप लोगों को। ओके, जो INS सिंधु घोष है, इस सबमरीन को भारत ने 1980 में किससे लिया था, किससे खरीदा था? ये हमने खरीदी थी रूस से। ठीक है, 8 से 10 ऐसी सबमरीन का समझौता हुआ था भारत और रूस के मध्य। कब? 1980 में। तो समझौते का नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था समझौते का? प्रोजेक्ट 877। प्रोजेक्ट 877 इस प्रोजेक्ट का नाम था। और इसके तहत भारत ने 8 से 10 सबमरीन रूस से खरीदे थे। ठीक है, रूस नहीं था उस समय 1980 में, क्या था? USSR था, USSR, संयुक्त सोवियत संघ। ठीक है, तो इसी से हमने 8 से 10 इस तरीके के सबमरीन खरीदे थे। तो इस जो सबमरीन है, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है 3000 टन। ओके, मैक्सिमम डिविंग डेप्थ ऑफ, मतलब ये कितने नीचे तक जा सकती है? तो वो कितनी है इसकी डेप्थ? ये 300 मीटर नीचे तक रह सकती है समुद्र में। कितने दिनों तक रह सकती है? तो ये 45 दिनों तक पानी के नीचे रह सकती है। सिंधु घोष, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड है इसकी 18 नॉट्स। कितनी है? 18 नॉट्स इसकी टॉप स्पीड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सिंधु घोष के बारे में, तो इसे आप याद रखेंगे। और इसे भारतीय नेवल में कब किया गया था? कमीशन्ड कब हुई थी ये? तो ये देखिए, कोई भी जो सबमरीन है, जो भी कोई शिप होता है, उसे कमीशन्ड किया जाता है, मतलब सेना में शामिल किया जाता है। तो इसे नेवी में शामिल किया गया था 26 अगस्त 1988 को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इस सबमरीन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, किसके द्वारा? हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा। ठीक है, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। हिंदुस्तान शिपयार्ड और भारत डायनामिक्स के द्वारा इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और उसके बाद ये म्यांमार को दी जाएगी। ठीक है, टारपीडो स्थापित किया गया है। कुछ इसकी जो रेंज है उसमें भी, मतलब जो कितने नीचे रह सकती है उसमें भी कुछ परिवर्तन करके ये हम किसको दे रहे हैं? म्यांमार को दे रहे हैं। आपको म्यांमार से एक और चीज़ें याद आ रही होगी, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही पढ़ा था, भारत और म्यांमार के मध्य भारत किस जो बंदरगाह है किसको डेवलप करेगा? सितवे बंदरगाह को, है ना। सितवे जो पोर्ट था उसको डेवलप करेगा। ये सितवे पोर्ट कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? किस नदी के किनारे पर जोड़ेगा ये सितवे बंदरगाह? तो ये कालादान रिवर है। कालादान रिवर कहाँ पर है? कालादान रिवर ये है म्यांमार में। ठीक है, यहाँ से ये एयरपोर्ट जो भारत है उसके कलकत्ता को जोड़ेगा। तो ये भी आप याद रखना, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट जो बंदरगाह है, ये प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार फिर से बोल देती हूँ आप लोगों के लिए, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट भारत और म्यांमार के मध्य बनाया जा रहा है। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। भारत म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो ये बनाता है 1640 किलोमीटर की सीमा बनती है। 1640 किलोमीटर। क्लियर है? कौन कौन से राज्य लगते हैं हमारे? तो हमारा राज्य लगता है आपका मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो ये भी सब इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताए, उन्हीं को यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है गूगल पे के साथ। तो क्या होगा इसमें? जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको गूगल और एक्सिस बैंक डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ता की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करके एक्सिस ACE जो कार्ड है, इसको एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, किसके लिए? डिजिटल भागीदारी का उपयोग करने के लिए। ये कहाँ पर प्राप्त होगा? तो ये वीज़ा प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होगा। वीज़ा प्लेटफॉर्म पर चलेगा। ओके, कौन सा कार्ड है? ACE
क्रेडिट कार्ड। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट किस किस ने समझौते के साथ आया, तो गूगल पे और एक्सिस बैंक के समझौते के साथ आया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, मुंबई में। एमडी सीईओ कौन है, तो एमडी सीईओ है इसके आपके अमिताभ चौधरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सिस बैंक के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी। टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी है। फुल पावर डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। डिजिटल वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। और गिग अपॉर्चुनिटी पहल प्रारंभ की थी। लिबर्टी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया था। ये एक्सिस बैंक से जुड़े हुए अभी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा मनोज कुमार भारती। कौन बन गए हैं इंडोनेशिया के नए राजदूत, मनोज कुमार भारती। डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये कहाँ पर हैं, तो ये हैं इटली में भारत की राजदूत। कहाँ पर है, इटली में है भारतीय राजदूत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं हम, तो ये है इंडोनेशिया, ठीक है। 1500 से अधिक द्वीपीय देशों का समूह है कौन, इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी जकार्ता। अब जकार्ता जो है ये क्या है, समुद्र का अगर जल स्तर बढ़ता है तो सबसे पहले ये क्षेत्र डूब जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट करने का ऐलान किया है, तो ये लेकर जाएंगे इनकी कैपिटल बोर्नियो। ये है आपका बोर्नियो क्या द्वीप, ओके। लोकेशन आपको दिख रही होगी और यहाँ पर ये दिख रहा है कालीमंतन। तो इंडोनेशिया की नई कैपिटल कहाँ बनेगी, कालीमंतन बन गई है, ठीक है। तो ये अनाउंस कर दिया गया है इंडोनेशियाई सरकार के द्वारा। करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपीस, रूफी है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के जोको विडोडो। आसियान का मुख्यालय जो मिलेगा आपको, आसियान संगठन का, वो मिलेगा जकार्ता में। और जो आसियान की 2020 में अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका वियतनाम। ये देखिए ये है वियतनाम, फिलीपींस, पलाऊ, थाईलैंड, कंबोडिया। और कंबोडिया में भारतीय राजदूत कौन बनी अभी, देवयानी खोबरगढ़े, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे ये सभी देशों को। और एनी जेदी, ठीक है, इन्हें 9 डॉट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये इंडोनेशिया की ही थी, ये 2019 का है, लेकिन याद आ गया तो आपको बता दिया मैंने। हाल ही में निम्न में से किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा साई एवरा को। साई एवरा को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये 32 वर्ष तक के जो गणितज्ञ होते हैं, ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो जो साई एवरा हैं ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में क्या हैं, प्रोफेसर हैं। और इनके कॉम्बिनेट्रियल और ज्योमेट्री टोपोलॉजी है उसमें उच्च विस्तारकों और 3D एकात्मक समूहों के विकास के लिए इन्हें गोल्डन ग्रेस पुरस्कार भी दिया गया। और कब दिया गया था, 2005 में, ठीक है, गोल्डन ग्रेस पुरस्कार। और इन्हें 2020 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे एडम हार्पर को इन्हें 2019 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2020 का किन्हें मिला जा रहा है, तो साई एवरा को दिया जा रहा है। कहाँ से है ये, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अध्यापक हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नित्यानंद पटनायक, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, तो इन्हें दिया गया था सरला पुरस्कार 2020, ओडिशा के उद्योगपति के द्वारा दिया जाता है। और इन्हें मिला था नीस एंड्रा पुरस्कार, ठीक है, इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। युवक और जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना, खाना प्रोवाइड करने के लिए हरीश कोटेचा को दिया था नीस एंड्रा पुरस्कार 2020। हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया, तो राइट आंसर होगा सागर कवच। किस नाम से किया था, सागर कवच के नाम से महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के मध्य, सागर कवच नहीं, ये सुरक्षा कवच। किस नाम से हुआ था, सुरक्षा कवच के नाम से ये समझौता किया गया था। आतंकवाद विरोधी जो गतिविधियां हैं उनका संयुक्त रूप से सामना करने के लिए यह अभ्यास भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य किया जाता है। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये किया कहाँ गया है, ये किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATA का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को एनहांसमेंट
फॉलो अप लिस्ट में रखा है। तो ये राइट आंसर होगा पाकिस्तान। किसको रखा है? पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान को पहले रेगुलर बेस पे क्या करना पड़ रहा था, अपनी जो मतलब मासिक रिपोर्ट थी, वो जो रिपोर्ट होती है, मतलब इनका जो भी इकोनॉमिकल जो रिपोर्ट होती है इन्हें देना पड़ता है कहाँ पर? FATA को। तो पहले ये रेगुलर दे रहे थे, अब रेगुलर से इन्हें हटाकर कहाँ किस लिस्ट में कर दिया गया? एनहेंसमेंट फॉलो अप लिस्ट। अब इस रेगुलर लिस्ट के स्थान पर ये FATF को कौन? पाकिस्तान कैसी रिपोर्ट देंगे? अब ये देंगे इनको मासिक रिपोर्ट, मतलब मंथली अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करेंगे। किसको? FATF को। तो जब मंथली रिपोर्ट देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एनहेंसमेंट फॉलो अप लिस्ट कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, किसको रखा गया है? पाकिस्तान को। तो जो पाकिस्तान है इसने FATF के जो 40 बिंदु थे, ठीक है, उसमें से मात्र इन्होंने 2 का ही पालन किया है, जिसके बाद क्या होता है? किसी भी देश की रैंकिंग के आधार पर उसे कर्ज प्राप्त होता है। तो ये आप याद रखेंगे, कौन? पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA के बारे में। मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी जुलाई 1989 में। पाकिस्तान आतंकवादी प्रणाली और आर्थिक रूप से धन शोधन विरोधी लड़ाई का पालन करने के 40 सिफारिशों में से केवल 2 का अनुपालन कर पाया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसी के आधार पर इसकी लिस्ट में परिवर्तन होगा समय समय पर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है, प्रधानमंत्री इमरान खान है, राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। ओके, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य। निगार जोहर जो है पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है पाकिस्तानी सेना में। और ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पाकिस्तान है। कौन थी वो ट्रांसजेंडर? तो आयशा मुगल थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान से, बाकी तो आप पाकिस्तान के बारे में सभी जानते ही हैं। हाल ही में अमेज़न पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा ऊबर और अमेज़न पे के मध्य यह डिजिटल समझौता हुआ है। देखिए जो ऊबर की कैब करेंगे, आपको पता है ऊबर ईट्स भी है, मतलब ये होम डिलीवरी करते हैं खाने की भी, और क्या है? ऊबर जो कैब होती है, ठीक है, कार को जो बुक करते हैं, ये दोनों ही हैं ऊबर के। ठीक है, तो अब जब आप इन सर्विस को लेंगे ऊबर की, तो आपको एक ऑप्शन के रूप में क्या प्राप्त होगा? जैसे गूगल पे प्राप्त होता है, फोन पे मिलता है, पेटीएम मिलता है, तो अब एक ऑप्शन आपको अमेज़न पे का भी प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब कस्टमर को ये सुविधा दी जाएगी कि वो अमेज़न पे से भी ऊबर में अगर वो सर्विस ले रहा है तो उसकी पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ऊबर का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ऊबर का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया, USA में। और इसके CEO कौन है? तो दारा कोटोशाही है, दारा कोटोशाही। ठीक है, क्या है? इसके CEO है। अमेज़न पे ने आपको याद होगा IRCTC के साथ भी समझौता किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम अमेज़न की बात कर लेते हैं। तो अमेज़न आपको स्थापना कब हुई? 1994 में, 1994 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। फाउंडर कौन है? विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ से आप याद रखेंगे। हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए? कौन बने? बल्लेबाज। तो ये बन गए हैं शोएब मलिक। कौन बन गए? शोएब मलिक। पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं शोएब मलिक, और ये बन गए हैं T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति। यहाँ क्या बोल रही हूँ मैं आपसे? एशिया के। ओके, अगर विश्व की बात करेंगे तो पहले कौन है? पहले नंबर पर है क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल हैं। और दूसरे नंबर पे हैं आपके क्रोल पोलार्ड। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। और अब एशिया की अगर बात करेंगे तो हम कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं शोएब मलिक। कहाँ के? पाकिस्तान के खिलाड़ी। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अल्बानिया में भारतीय राजदूत निम्न में से किन्हें बनाया गया? तो राइट आंसर होगा अल्बानिया में भारतीय राजदूत बने हैं राहुल श्रीवास्तव। कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है तिराना। क्या है कैपिटल? तिराना यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी है अल्बानिया की अल्बेनियन लैक यहाँ की करेंसी है। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो प्रदीप कुमार रावत ये कहाँ बने हैं भारत के राजदूत? नीदरलैंड में। ओके, तन्मय लाल ये बने हैं आपके स्वीडन में। और देवयानी खोबरगढ़ अभी मैंने आपको बताया कंबोडिया में भारत की राजदूत बनी हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। राजदूतों से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में।
हाल ही में किस बैंक ने द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा HDFC बैंक के द्वारा द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत जो स्वास्थ्य जीवन पॉलिसी होती है, ठीक है, स्वास्थ्य जीवन की जो पॉलिसीज ली जाती हैं, बीमा पॉलिसीज, उन्हें सस्ता और सुलभ बनाने के लिए HDFC बैंक की तरफ से यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। MD CEO शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। और इसने अभी हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च किया था? HDFC बैंक ने सौर KGC कार्ड को लॉन्च किया था। ECED चीफ इकोनॉमिक चीफ जो इसके हैं, चीफ डायरेक्टर कौन है? केजात भरूचा। इनको पुनः नियुक्त किया गया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है? केजात भरूचा। सीनियर सिटीजन केयर फिक्स डिपॉजिट योजना किसने प्रारंभ की? ये HDFC बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सेफ्टी ग्रिड अभियान HDFC बैंक के द्वारा। समर ट्रीट अभियान HDFC बैंक। और हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, ये सॉन्ग भी HDFC बैंक ने ही लॉन्च किया था कोविड-19 के बाद। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप यहाँ से ने याद रखेंगे। अब हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं। P कुमारन सिंगापुर में भारतीय राजदूत बने हैं। सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया? हरीश कोटेचा को सम्मानित किया गया है। ओडिशा के उद्योगपति द्वारा दिया जाने वाला सरला पुरस्कार 2020 से नित्यानंद नायक को सम्मानित किया गया। सागर कवच अभ्यास भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षा बल के मध्य केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह, डाक टिकटों का कलेक्शन करने का दिवस कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डाक डे 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो अब हम लोगों ने आगे अक्टूबर का मंथ देखा, उसमें 1 लिखा है तो वो 10 है। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने करेक्शन करने के लिए ही आपको ये चीज इंक्लूड की थी। हाल ही में IMF में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान -10.3% व्यक्त किया है। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ठीक है। और इसके कुल सदस्य कितने हैं? तो ये हैं 189। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है IMF में? गीता गोपीनाथ है। MD CEO कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी थी? तो ये चैतन्य वेंकटेश्वर बनी थी। मिंटी अग्रवाल हरियाणा की भारतीय नौसेना का युद्ध पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला है। कौन? मिंटी अग्रवाल। ओके, मिंटी। एवा मूर्तो फिनलैंड की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? सना मरीन है। ओके। एर्टोन कैपिटल एंड पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 58 है। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84 है और पहले स्थान पर जापान है। नेपाल सरकार के द्वारा जर्नल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को दी जाएगी। BS धनोवा होंडा मोटर कॉर्प के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं। SS देशवाल NSG के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका एडिशनल चार्ज मिला है? NSG के डायरेक्टर जनरल का। और हैं किसके डायरेक्टर जनरल? ये तो ITBP के डायरेक्टर जनरल है SS देशवाल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन ओडिशा सरकार के द्वारा पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रारंभ किया गया बिजनेस मेंटरिंग प्लान MSME प्रेरणा प्रोग्राम को इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD CEO कौन बने? J वेंकट रामू बने हैं। SBI बैंक नए चेयरमैन कौन बने? दिनेश कुमार खारा बने हैं। वर्ष 2016 को दलहन वर्ष के रूप में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के प्रस्ताव पर घोषित किया था। देखिए, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी 75वीं सालगिरह पर, ठीक है, एक 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए इंक्लूड किया है। और दूसरा पॉइंट है, जो विजय राजे सिंधिया थी, माता विजय राजे सिंधिया, ठीक है, बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में से एक, उनकी जन्म शताब्दी के 100 जो जन्म शताब्दी थी उस पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जारी किया गया था। दोनों स्मारक सिक्कों को आप याद रखेंगे। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। राजमाता विजय राजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर
टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया है। ये रहे आपके क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था जो लास्ट वीडियो में पूछा गया था, शिवानी पवार और गोपाल मांझी ने। वेरी गुड, आप सभी लोग भी आंसर कीजिए। आप लोग आंसर करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं इनकरेज होती हूँ कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल लेकर आऊँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम में जिसकी आने की संभावना ज़्यादा हो। तो आप लोग भी हमारा उतना ही सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।